श्री शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद जे BA BEd कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं आज हम SY BA सेमेस्टर 4 गौण टू हिंदी दिव्या की समीक्षा के बारे में अभ्यास करेंगे। उपन्यास के तत्वों के आधार पर दिव्या की समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में हम देखते हैं, ध्यान से सुने। यशपाल कृत उपन्यास साहित्य के अध्ययन से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि यशपाल सामाजिक राजनीतिक कथाकार थे। इसी कारण उनके प्रत्येक उपन्यास में कथा एक बार तो सामाजिक प्रश्नों समाधानों समस्याओं आदि पर आधारित होती है, तो दूसरी ओर युग राजनीति से संबंध भी होती है। आज जीवन जितना संघर्ष और तर्कमय है, उसकी संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास के अतिरिक्त काव्य की ओर कोई भी विधा पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है। मानव चित्र पर प्रकाश डालना और रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यहाँ पर जो उपन्यास के तत्व के आधार पर है, तो जो दिव्या की समीक्षा है, इसमें यशपाल ने उपन्यास साहित्य के अध्ययन में एकदम स्पष्ट बात की गई है कि सामाजिक और राजनीतिक कथाकार के रूप में यशपाल को माना गया है। उपन्यास में एक ओर सामाजिक प्रश्नों को समाधान और समस्याओं आदि को आधारित होती है और दूसरी ओर तो युग राजनीतिक से संबंध भी होती है। तो इस जीवन जितना संघर्ष और तर्कमय है, उसकी संपूर्ण अभिव्यक्ति उपन्यास के अतिरिक्त काव्य की ओर कोई भी विधा पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास मानव चरित्र का चित्रण मात्र है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है, जो उपन्यास के तत्वों के आधार पर हम देखना चाहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। यह स्पष्ट है कि जीवन की समग्र अभिव्यक्ति केवल उपन्यास में ही अधिक हो सकती है, क्योंकि उपन्यासकार को स्वयं आलोचना का जो अधिकार रहता है, उससे नाटककार भी वंचित है। यशपाल का इतिहास के प्रति मार्क्सवादी दंडात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण झलकता है, जिसके आधार पर दिव्या में कुलों के परस्पर कलह, वर्गों के हितों के परस्पर संघर्ष, बाह्याक्रमण, दास प्रथा एवं शोषित जनता की पुकार का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है। सामंती व्यवस्था में नारी स्वतंत्र नहीं है। बौद्ध धर्म भी नारी को शरण नहीं दे सकता। अभिजात वंशीय लोग सुख में आकंठ निमग्न थे। अकुलीन समाज के लोग दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। मद्यपान एवं वेश्यागमन उच्च और निम्न समाज में साधारण बात समझी जाती थी। संगीत और नृत्य कला मनोरंजन के साधारण साधन थे। उस समय मध्य देश में गणतंत्र व्यवस्था थी। शोषक और शोषित वर्गों की समस्याओं तथा मान्यताओं के उद्घाटन द्वारा यशपाल ने इतिहास को मार्क्स की आंखों से देखने तथा समाजवादी चित्रकार की तुलिका से अंकित करने का उपक्रम किया है। इसी तरह उपन्यास में मनुष्य को जो वास्तविक जीवन की बात की है, वो काल्पनिक कथा है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि जीवन की समग्र अभिव्यक्ति जो केवल उपन्यास में ही अधिक हो सकती है, क्योंकि उपन्यासकार तो स्वयं आलोचना का जो अधिकार रहता है, उसे नाटककार भी वंचित रहता है। यशपाल ने इतिहास में प्रति मार्क्सवादी और भौतिक दृष्टिकोण जो मिलता है, वो झलकता है, और दिव्या में कुलों पर परस्पर कलह जो देखने को मिलता है, वर्गों के हितों पर परस्पर संघर्ष वो भी देखने को मिलता है। दास प्रथा एवं शोषित जनता की पुकार और बौद्ध धर्म भी नारी को शरण नहीं दे सकता। यहाँ धर्म की भी बात की गई है। और अकुलीन समाज के लोग दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और मद्यपान और वेश्यागमन उच्च और निम्न समाज के साधारण बात समझी जाती है। और संगीत और नृत्य कला मनोरंजन के साधारण साधन बन गए हैं। मध्य देश में गणतंत्र व्यवस्था भी मानी गई है। समस्या तथा मान्यताओं का उद्घाटन यहाँ यशपाल ने इतिहास को मार्क्स की आंखों से देखने का, समाजवादी चित्रकार की तुलिका में अंकित करने का उपक्रम भी किया है।
अब हम उपन्यास के तत्वों के आधार पर जो कथा वस्तु को देखते हैं, जो यहाँ 5-6 मुद्दों को समावेश किया गया है। कथा वस्तु, चरित्र, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये तत्व जिन पर आधारित किसी भी उपन्यास का भव्य प्रासाद खड़ा किया जाता है और दिव्या इन सभी तत्वों के आधार पर खरा उतरता है। उसमें लेखक ने कलात्मक रूप से जीवन का स्पर्श किया है। यहाँ पहले हम उपन्यास के तत्व के आधार पर जो पहला मुद्दा है कथा वस्तु, इसके बारे में अभ्यास करते हैं। यशपाल के उपन्यासों के आधार पर उनके कथानकों के भंडार का लोहा मानना ही पड़ता है। कथा वस्तु उपन्यास का प्राण है। बिना कथा के किसी भी उपन्यास का निर्माण संभव नहीं है। दिव्या की कथा एक कला प्रेमी नवयुवती की कथा है जो अपने जीवन में अपने किए कुछ कर्मों के अनुसार उत्थान और पतन की रेखाएं पार कर जीवन की एक सीढ़ी पर पहुंचती है। दिव्या की सारी कथा पूर्ण और कथा के सभी आवश्यक तत्वों पर आधारित है। उसमें रोचकता, संभाव्यता आदि सभी गुण विद्यमान है। दिव्या की कथा आधिकारिक है और इस आधिकारिक कथा के प्रतिकूल रुद्रधीर की कथा को माना जा सकता है। वस्तुतः दिव्या में इस प्रकार का विभाजन वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। मारिस की कथा को किसी भी रेखा में सीमित करना कठिन हो जाता है। वह थोड़ी देर के लिए आकर भी अंत में फल भोगता होकर अपना संबंध आधिकारिक कथा से जोड़ लेता है। सिरो और प्रेस्थ की कथा को तथा रत्नप्रभा और मल्लिका की कथा को प्रासंगिक माना जा सकता है। कथा के विवेच्य रूप को देखकर दिव्या को घटना प्रधान उपन्यास की श्रेणी में न रखकर चरित्र प्रधान उपन्यास शो की श्रेणी में रखा जा सकता है। यद्यपि दिव्या में मानव जीवन से संबंधित समस्याएं भी कम नहीं है, फिर भी इसे समस्या प्रधान उपन्यास नहीं कहा जा सकता। उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की केवल उन्हीं अनुभूतियों का संचय करे जो उसे मंतव्य के लिए सहायक हो। यहाँ यशपाल ने उपन्यासों के आधार पर जो कथा वस्तु की बात की है, इसमें दिव्या की कथा में एक कला प्रेमी नवयुवती की कथा है। इसके बारे में यह बतलाया भी है कि जीवन की एक सीढ़ी पर पहुँचती है और दिव्या की सारी कथा पूर्ण और कथा के सभी आवश्यक तत्वों को आधार पर रखकर उसमें रोचकता, संभाव्यता आदि गुणों का विद्यमान रखा गया है। दिव्या कथा आधारिक और एक आधिकारिक कथा के प्रतिकूल रुद्रधीर की कथा को माना जा सकता है और वस्तुतः दिव्या इस प्रकार का विभाजन वैज्ञानिक दृष्टि से उचित भी माना गया है। यहाँ पर सिरो और प्रेस्थ की कथा को रत्नप्रभा और मल्लिका की कथा को प्रासंगिक भी माना गया है और यह देखकर दिव्या को जो घटना प्रधान उपन्यास की श्रेणी में न रखकर एक चरित्र प्रधान उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी तरह दिव्या मानव जीवन से संबंधित समस्याएं भी कम नहीं है, फिर भी इस समस्या प्रधान उपन्यास नहीं कहा जा सकता। यहाँ इस धारणा के अनुसार यशपाल ने अपने प्रत्येक पात्र को यथास्थान ग्रहण किया है। कथा की प्रवाहित धारा का विचार न करते हुए प्रमुख रूप से उसे यथास्थान उभार दिव्या में कल्पना से ऐतिहासिक तथ्यों को मानव जीवन को सत्य के रूप में परिवर्तित किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि दिव्या में सत्य और कल्पना का अनुपम सामंजस्य हो पाया है। कथा की गति इस प्रकार मोड़ी गई है कि उसमें इतिहास के सत्य के भंवर में पाठक बिल्कुल भी फंस नहीं पाता। दिव्या में आकस्मिक घटनाओं का कोई विशेष संयोजन नहीं है। कुल मिलाकर कथा वस्तु की दृष्टि से दिव्या सफल है। तो यहाँ जो तत्व कथा वस्तु के तत्वों के आधार पर जो बताई गई है यशपाल ने, यहाँ प्रत्येक पात्र यथास्थान पर ग्रहण किया गया है। कथा की प्रवाहित जो धारा है इसके साथ साथ उसका विचार और प्रमुख रूप से यथास्थान भी उभार कर दिव्या में कल्पना से ऐतिहासिक तथ्यों को और मानव जीवन के सत्य के रूप में परिवर्तित भी किया गया है।
यहाँ निर्विवाद सत्य है कि दिव्या में सत्य और कल्पना का अनुपम सामंजस्य को देख पाना जो पाया है, वो कथा की गति इस प्रकार मोड़ी गई है कि इसमें इतिहास के सत्य के भंवर में पाठक बिल्कुल भी फंस नहीं पाता और दिव्य आकस्मिक घटनाओं का कोई विशेष संयोजन नहीं है। कुल मिलाकर कथा वस्तु की दृष्टि से दिव्या एक सफल पात्र है और नायिका भी है, ऐसा माना गया है। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम उपन्यास के तत्वों के आधार पर जो दिव्या की समीक्षा है, ये भाग 1 के बारे में यहाँ तक अभ्यास रखते हैं। अब हम कल भाग 2 के चरित्र चित्रण वहाँ से शुरू किए जाएंगे। अस्तु।